नमस्ते दोस्तों। कक्षा 11वीं हिंदी इकाई 6ठी गद्य भारत माता की जय, जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू और साहित्य प्रकार आत्मकथांश। दोस्तों, अभी तक हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का साहित्यिक परिचय प्राप्त किया, उसके प्रदान को देश के विकास में, स्वतंत्रता संग्राम में और साहित्यिक योगदान की हमने चर्चा की। बाद में हमने आत्मकथांश साहित्य स्वरूप पर भी विचार विमर्श किया, उसका उद्भव और विकास जो है और आत्मकथा किसे कहते हैं, इस बात पर भी हमने चर्चा की। आज के इस भाग में हम भारत माता की जय गद्य का जो आत्मकथांश का सारांश है उस पर विचार विमर्श करेंगे। संक्षिप्त में उसका सारांश जो है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो गद्य के प्रारंभ में ही लेखक ने लिखा है कि रात हो गई थी, हम तेज़ी से रोहतक दिल्ली रोड जो है उस पर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हमें उस रात ही दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी। नींद जो है बुरी तरह से मुझे घेर रही थी। घटना क्या घटित होती है कि रात हो गई थी और लेखक यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी दिल्ली रोहतक का जो मार्ग है, रोड है, उस पर तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे थे। तेज़ी से आगे बढ़ने का कारण है कि दिल्ली पहुंचकर उन्हें गाड़ी पकड़नी थी। नींद लेखक को बुरी तरह घेर रही थी, यानी कि नींद आ रही थी। ऐसे में अचानक एकाएक उन्हें रुकना पड़ा। रुकने का कारण था तो कि सड़क पर आदमी और औरतों की एक भीड़ बैठी थी और इतनी बड़ी भीड़ को लांघकर आगे बढ़ पाना संभव नहीं था। तो आखिर वे जो बैठे हुए थे उनमें से कुछ एक ऐसे व्यक्ति थे, कई ऐसे व्यक्ति थे जिनके हाथों में मशालें थी, क्योंकि रात का समय था तो प्रकाश उजाला चाहिए, इसलिए उनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने अपने हाथ में मशालें जो है वह रखी थी। वे आगे बढ़कर लेखक के पास आए। जैसे ही वे रुके तो वे आगे बढ़कर लेखक के पास आए और उन्होंने अनुभव किया कि जवाहरलाल नेहरू ही है, पक्का किया। और तब उन्होंने बताया कि वे दोपहर से जवाहरलाल जी के इस रोड पर से निकलने का इंतज़ार जो है वह कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो औरतों और आदमियों का समूह था वे सभी रुष्ट पुष्ट जाट समुदाय के थे और ज़्यादातर उनमें से छोटे मोटे ज़मींदार किसान थे। उनसे बिना बात किए लेखक का आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए न चाहते हुए भी लेखक को उनसे बात करनी पड़ी और वे अपनी गाड़ी में से बाहर निकल कर आए और रात के धुंधलेपन में उस हजारों आदमी और औरतों के जाट समुदाय के जो लोग थे उनके बीच बैठ गए और वार्तालाप प्रारंभ कर दिया। जैसे ही लेखक उनके पास गए उनसे बात करने के लिए उनके बीच में, तो उनमें से एक व्यक्ति जो है वह ज़ोर से नारा लगाने लगा, चिल्लाया कि कौमी नारा, और सामने से हजारों गलों ने मिलकर जोश के साथ उत्तर दिया चिल्लाकर, वंदे मातरम। और फिर कई सारे लोगों ने मिलकर भारत माता की जय के नारे लगाए। क्या हुआ कि लेखक जैसे ही ये जाट समुदाय के जो औरतें और पुरुष थे, आदमी थे, उनके बीच में वार्तालाप करने के लिए पहुँचे
तो उनमें से एक व्यक्ति ने चिल्लाकर नारा लगाना प्रारंभ किया कि कौमी नारा, और सामने से हजारों गलों ने ऊंची आवाज़ में जोश के साथ चिल्लाकर उसका उत्तर दिया, वंदे मातरम। और फिर सब ने मिलकर जोर जोर से भारत माता की जय के नारे लगाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें पूछा कि यह सब क्यों, किस लिए? वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है? लेखक ने सामने प्रश्न किया कि ये वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है? तो जो समूह था जाट आदमी और औरतों का, उसका कोई भी उत्तर नहीं मिल सका। वे सभी चुप हो गए। पहले उन्होंने लेखक को घूर कर देखा, फिर एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे। दिखाई पड़ता था कि लेखक के इस सवाल से वे लोग थोड़े परेशान हो गए। तो लेखक ने फिर से सवाल किया कि बोलिए, ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है? फिर भी लेखक को किसी प्रकार का जवाब मिला नहीं। उस जगह जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे, वे लेखक के इस प्रश्न से खिन्न थे, अप्रसन्न थे, और जैसे तैसे करके लेखक के इस प्रश्न का उत्तर देने का उन्होंने प्रयत्न किया, बात को टालने का प्रयत्न किया। लेकिन लेखक ने उनको जो है वह प्रोत्साहन नहीं दिया। लेखक फिर से कहते हैं कि यह माता कौन है जिसको आप प्रणाम करते हैं और जिसकी जय के आप नारे लगा रहे हैं? जब कोई उत्तर नहीं मिलता तो लेखक फिर से वह प्रश्न करते हैं कि यह माता कौन है जो अभी अभी आपने नारे लगाए हैं, जिसकी जय आप बोल रहे हैं? वे सभी चुपचाप हो गए और परेशान रहने लगे। ऐसे अजीब विचित्र प्रकार के जो सवाल हैं उनसे कभी किसने किए नहीं थे। वे नारे लगाते थे क्योंकि उन्हें कह दिया जाता था, और बस नारे अच्छे होने चाहिए, जोर जोर से चिल्लाकर वे नारे लगाने लगते थे। और जब कांग्रेस कार्यकर्ता उन सबको ये कह देते कि ये नारा लगाना है, फिर क्या था, वे उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उज्र कर सकते नहीं थे। उज्र का अर्थ होता है विरोध, मना। तो ये मना ही नहीं कर सकते थे, इसलिए नारा अच्छा होना चाहिए, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर वे नारे लगाने लगते थे। नारे का अर्थ क्या है उसे समझने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। बस नारा अच्छा होना चाहिए, उन्हें आत्म प्रसन्नता, खुशी होनी चाहिए, और इसी बात को लेकर वे नारे लगाने लगते थे। जब लेखक ने बार बार पूछा कि भारत माता की जय से आपका क्या मतलब है, आप ये नारे क्यों लगा रहे हैं, तो आखिर हिम्मत करके उनमें से एक किसान जो है उसने उत्तर दिया कि हमारा मतलब इन नारों से, माता से, जब भारत माता की जय बोलते हैं तो माता से मतलब धरती माता से है। लेखक कहते हैं कि वह किसान था, इसलिए उसका जो ध्यान है वह माता से धरती माता की ओर ही गया, क्योंकि धरती माता ही उनकी सच्ची माता है, उनका भला चाहने वाली और भला करने वाली। किसान के लिए उसकी धरती, खेत खलिहान ही माता के समान है, क्योंकि वहीं उसका भला चाहने वाली धरती है। तो एक किसान ने हिम्मत करके उत्तर दिया कि धरती माता से उनका मतलब है। तो जैसे ही किसान ने उत्तर दिया कि भारत माता से हमारा मतलब धरती माता से है, तो लेखक ने तुरंत फिर से प्रश्न किया कि कौन सी धरती, कि आप जिस धरती की बात कर रहे हैं वह धरती कौन सी है? क्या आपके गांव की धरती, पंजाब की धरती, या तमाम दुनिया की धरती? इस पेचीदा का अर्थ होता है उलझा हुआ सवाल जो है, उसे सुनकर फिर से वे परेशान हो गए। तब बहुत से लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा कि तो अब आप ही बताइए, हम कुछ जानते नहीं है और सब जानना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है, अब हमें आप ही समझाइए।
जवाहरलाल नेहरू ने बार बार ये प्रश्न किया कि भारत माता की जय से आपका मतलब क्या है, आप ये नारा क्यों लगा रहे हैं। तो उनमें से किसान ने अपनी सूझबूझ के हिसाब से उत्तर भी दिया कि भारत माता की जय से हमारा मतलब जो है वह धरती माता से है। तो लेखक ने फिर प्रश्न कर दिया कि कौन सी धरती की आप बात कर रहे हैं, क्या आपके गांव की धरती, पंजाब की धरती या पूरी दुनिया के धरती। और इस पेचीदा उलझे हुए सवाल से वे सभी लोग और परेशान हो गए। तब कई लोगों ने हिम्मत करके मिलकर ये कहा कि हम कुछ भी जानते नहीं हैं, तो अब आप ही बताइए कि इसका क्या मतलब होता है, हम सब जानना चाहते, समझना चाहते। फिर लेखक ने भारत माता की जय ये जो नारा है उसको समझाने का उसे प्रयत्न किया। तो लेखक ने कहा कि भारत क्या है, किस तरह वह उत्तर में कश्मीर हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। भारत क्या है, तो कि भारत उत्तर में हिमालय से लेकर कश्मीर से लेकर दक्षिण में लंका तक पूरा फैला हुआ है। और उसमें पंजाब, बंगाल, मुंबई, मद्रास ये सभी प्रदेश जो है वह समाहित हो जाते हैं। महाद्वीप, इस महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान हैं जिनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। दोस्तों, ये जाट समुदाय के जो लोग थे वे यह आंदोलन जो है इसलिए कर रहे थे कि उनको उनके किसानी से, खेत से संबंधित समस्याएं थी और उनका विरोध करने के लिए ये औरतें और पुरुष जो है जाट समुदाय के, पंजाब हरियाणा के आसपास के, वे सभी एकत्रित हुए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिलना चाहते थे। तो ऐसे में जवाहरलाल नेहरू उन्हें इसी बात का संकेत करते हैं कि ये इतनी बड़ी भूमि है जिसमें सब प्रदेश समावेश हो जाते हैं और यहाँ करोड़ों की संख्या में ऐसे किसान हैं जिसकी आपके जैसी ही समस्याएं हैं, उनकी आपके जैसी ही मुश्किलें हैं और वैसा ही बोझ है, वैसे ही गरीबी है और आफतें भी है। और अगर ये लोग भी इस प्रकार से आंदोलन करने लगे, देश की अखंडता जो है उसे न समझे, फिर वे कहते हैं कि ये महादेश हिंदुस्तान उन सबके लिए भारत माता है, ये उन सबके लिए भारत माता, पूरे देश के लिए, जो उसमें रहते हैं, जो उसके बच्चे हैं। फिर वे कहते हैं कि भारत माता कोई सुंदर बेबस नारी नहीं है जिसके धरती तक लटकने वाले लंबे बाल होते हैं और अक्सर हम कल्पना प्रेरित तस्वीरों में उसे देखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि भारत माता जो है वह कश्मीर से लेकर लंका तक फैला हुआ प्रदेश है जिसमें भारत के सभी प्रदेश जो है वह समाविष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ के जो किसान हैं उन करोड़ों किसानों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, गरीबी है, आफतें हैं, बोझ है। इसलिए भारत माता वे है जो यहाँ पर सभी रह रहे और उनके सब बच्चे हैं। ये कोई ऐसी स्त्री नहीं है, सुंदर बेबस नारी नहीं है जिसके पैरों तक लटकने वाले बाल होते हैं और तस्वीर में अक्सर हम देखते हैं। हम देखते हैं दोस्तों तस्वीर में कि एक स्त्री हमारा राष्ट्रध्वज जो है उसके रंग के साड़ी पहनकर हाथ में तिरंगा लिए हुए, लंबे लंबे बाल है और दिखाई जाती है, जिसे हम भारत माता कहते हैं। पर यह भारत माता का जो स्वरूप है वह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसमें निवास करने वाले हर जो प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं, वह सभी भारत माता की संतान है। इसलिए भारत माता की जय या जय बोलकर हम किसकी जय बोलते हैं? लेखक कहते हैं कि भारत माता की जय बोलकर हम किसकी जय बोलते हैं? उस कल्पित स्त्री की नहीं जो कहीं पर भी नहीं है। तो फिर क्या हम यहाँ हिंदुस्तान के जो पहाड़ है, नदियाँ है, रेगिस्तान है, पेड़ है,
पत्थर हैं उनकी जय बोलते हैं। लेखक क्या प्रश्न करते हैं फिर से, तो क्या हम उस कल्पित स्त्री की जय नहीं बोलते? जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हमारे सामने उस कल्पना प्रेरित मूर्ति जो है, चित्र जो है, उसकी जय बोलते हैं। तो फिर या फिर हम हिंदुस्तान के जो पहाड़ है, नदियाँ है, रेगिस्तान है, पत्थर है, पेड़ है, क्या इनकी जय बोलते हैं? तो जब ये प्रश्न जवाहरलाल नेहरू जी ने किया तो उनमें से कोई भी ठीक ढंग से उत्तर दे पाया नहीं। ये तो तय है कि यहाँ जो जय का नारा लगाने वाले लोग हैं वे सब भारत माता की जय बोलते वक्त एक कल्पना प्रेरित मूर्ति उसके सामने है। तो जवाहरलाल नेहरू ये समझाते हैं कि जो भारत में रहते हैं वे करोड़ों आदमियों जो गांवों और नगरों में रहते हैं वे सभी भारत में बसते हैं। और लेखक ने बताया कि वे सभी जो है वह भारत माता की संतानें हैं और यहाँ पर रहने वाले सभी जो भाई बहन हैं, आपके भाई बहन, जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो आप उन्हीं की जय बोलते हैं। क्या बात है कि जब भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों स्त्री पुरुष जो है, भाई बहन जो है आपके, आप उन्हीं की जय बोलते हैं और आप अपनी खुद की जय बोलते हैं क्योंकि आप भी उसमें समावेश हो जाते। तो भारत माता की जय का नारा जब लगाया जाता है तो करोड़ों गांव और शहरों में रहने वाले जो हिंदुस्तानी है, जो आपके भाई बहन हैं, आप खुद हैं, आप अपनी ही जय बोलते हैं, आप अपने ही भाइयों और बहनों की जय बोलते हैं। तो लेखक ने जब ये बात उन्हें समझाई तो उन्हें सभी जाट, किसान, औरतों और आदमियों ने बहुत ही ध्यान से उसे सुना। जैसे प्रकाश की उज्जवल रेखा उनके भोले भाले चेहरों पर उदित होती दिखाई दी। यह ज्ञान जो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था वह उनके लिए विचित्र था, बिल्कुल नया था। वे नारा जो इतने दिनों से वे लगा रहे थे उसका मतलब उन्हें पता नहीं था। वे रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट भोले भाले जो लोग हैं, यह उन्हीं की जय थी, उन्हीं सब भाइयों बहनों के लिए बोली जाने वाली जय थी। तो जो नारा वे इतने दिनों से लगा रहे थे जिसकी उनके पास जानकारी नहीं थी, यह ज्ञान जब जवाहरलाल नेहरू ने उनको दिया तो वे सभी स्त्री पुरुषों ने ध्यान से सुना और यह ज्ञान उनके लिए बिल्कुल नया था क्योंकि इतने दिनों से भारत माता की जय बोलकर जो नारा वे लगा रहे थे वे उनका खुद का ही नारा था, क्योंकि भारत में रहने वाले, भारत के निवासी जो है वे खुद हैं और जब वे नारा लगाते तो उन्हीं की जय बोलते थे। तो अंत में लेखक कहते हैं कि आइए एक बार फिर हम सब मिलकर पुकारते हैं भारत माता की जय। तो दोस्तों इतना कहा जा सकता है कि रोहतक दिल्ली मार्ग पर जवाहरलाल नेहरू जब जा रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, दिल्ली पहुंचकर उन्हें गाड़ी पकड़नी थी और तब किसान जाट समुदाय के जो लोग हैं, ज़मींदार हैं, छोटे मोटे किसान ज़मींदार हैं, वे संघर्ष पर उतरे थे अपनी समस्याओं को लेकर और ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते थे। उन्हें जवाहरलाल नेहरू से मिलना था, इसलिए रात के दोपहर से लेकर रात तक उनका रोड पर इंतज़ार कर रहे थे। जब जवाहरलाल नेहरू आए तो ये सभी ज़ोर ज़ोर से नारे जो है वह लगाने लगते और भारत माता की जय का जब नारा बोला जाता है तो लेखक इन सबको प्रश्न करते हैं कि भारत माता की जय का मतलब क्या होता है। उनमें से कोई भी किसान, जाट समुदाय के स्त्री पुरुष उनका सही ढंग से उत्तर नहीं दे पाता, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद उन्हें उस भारत माता की जय का जो अर्थ उसमें से निष्पन्न होता है उसे समझाते हैं और यह ज्ञान
उन सब जाट समुदाय के लोगों के लिए बिल्कुल नया होता है कि इतने दिनों से जो नारा लगा रहे थे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर, वे सभी उनका खुद की ही वे जय बोल रहे थे। भारत में रहने वाले उन सभी भाई बहनों की वे जय बोल रहे थे। तो इस प्रकार उनकी मेरी कहानी आत्मकथा में से एक छोटा सा प्रसंग लेखक का यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उसमें लेखक का चिंतन जो है वह स्पष्ट दिखाई देता है। तो दोस्तों, इस छठी इकाई का जो कथा सारांश है आत्मकथा का, वह हम यहाँ पर पूरा करते हैं। धन्यवाद।